सदियों तक जापान के द्वीपों पर सम्राटों का राज्य था। ये बहुत ताकतवर लोग थे जिन्हें लोग भगवान मानते थे, लेकिन देश की असली ताकत अक्सर किसी और के हाथ में होती थी। जापान के सामंती काल में ऐसा ही था, जो 12वीं से 19वीं शताब्दी तक चला। इस दौरान जापान में ताकतवर लॉर्ड्स और उनके योद्धाओं का राज्य था। ये सामुराई थे। इस सैन्य पदानुक्रम में सबसे ऊपर शोगुन होता था। वो जापान का सबसे बड़ा सैन्य कमांडर था। शोगुन सम्राट के नाम पर राज करता था, लेकिन असल में सत्ता उसी के हाथ में होती थी। सामंती काल जापान के लिए बड़े बदलाव और उथल पुथल का समय था। यह महान सांस्कृतिक उपलब्धियों का भी समय था, क्योंकि सामुराई ने सम्मान और युद्ध कौशल का एक अनोखा कोड बनाया था। यह सामुराई और शोगुन का युग था। यह वो समय था जब तलवार का राज था और वफादारी ही सब कुछ थी। यह बड़ी खूबसूरती और बड़ी क्रूरता का समय था। यह वो समय था जिसने जापान को हमेशा के लिए बदल दिया। सामुराई की उत्पत्ति हियान काल से हुई, जो 784 से 1185 तक चला। इस दौरान जापानी शाही दरबार अपनी शक्ति के चरम पर था। हालांकि दरबार भ्रष्ट और पतनशील भी था। नतीजतन यह प्रांतों में व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ था। स्थानीय लॉर्ड्स ने अपनी जमीनों की रक्षा के लिए निजी योद्धाओं को रखना शुरू कर दिया। इन योद्धाओं को सामुराई कहा जाता था, जिसका अर्थ है सेवा करने वाले। वे घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में कुशल थे। वे अपने लॉर्ड्स के प्रति भी बहुत वफादार थे। समय के साथ सामुराई सिर्फ किराए के तलवारबाज से बढ़कर हो गए। उन्होंने अपना एक सम्मान संहिता बनाई, जिसे बुशिडो कहा जाता है, जो वफादारी, साहस और आत्म बलिदान पर जोर देती थी। जैसे जैसे उन्होंने ज्यादा जमीन पर नियंत्रण हासिल किया, वे एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत भी बन गए। 12वीं शताब्दी के अंत तक सामुराई जापान पर नियंत्रण करने के लिए तैयार थे। मिनमोटो योरिटोमो के उदय के साथ उनका समय आ गया। 1185 में मिनमोटो योरिटोमो ने गेनपेई युद्ध में अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया। इस जीत ने उन्हें जापान का सबसे शक्तिशाली आदमी बना दिया। उसने कामाकुरा में अपनी राजधानी के साथ पहला शोगुनेट स्थापित किया। इसने जापान के सामंती युग की शुरुआत की। योरिटोमो और उसके उत्तराधिकारियों ने डेराज 100 साल से ज्यादा समय तक जापान पर राज किया। कामाकुरा काल 1185 से 1333 तक जापान के लिए बड़े बदलाव का समय था। सामुराई वर्ग प्रमुखता से उभरा और देश को सामंती तर्ज पर पुनर्गठित किया गया। कामाकुरा शोगुनेट को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें सबसे गंभीर 1274 और 1281 के मंगोल आक्रमण थे। भाग 4, परीक्षा की घड़ी, मंगोल आक्रमण। 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। कुबलाई खान के नेतृत्व में मंगोलों ने एशिया के ज्यादातर हिस्से पर विजय प्राप्त कर ली थी। 1274 में कुबलाई खान ने जापान को जीतने के लिए एक विशाल सेना भेजी। मंगोल क्यूशू द्वीप पर उतरे, लेकिन भयंकर सामुराई प्रतिरोध और एक समय पर आए तूफान के कारण उन्हें वापस खदेड़ दिया गया। मंगोल 1281 में और भी बड़ी सेना के साथ लौटे। एक बार फिर वे सामुराई और एक और तूफान से हार गए, जिसे जापानी कामिकेज कहते थे, जिसका अर्थ है दिव्य हवा। मंगोल आक्रमणों का जापान पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जापानियों को दिखाया कि वे अजेय नहीं हैं। उनके कारण राष्ट्रीय पहचान की एक मजबूत भावना भी पैदा हुई। मंगोलों के खिलाफ जापान की रक्षा की लागत से कामाकुरा शोगुनेट बहुत कमजोर हो गया था। इस कमजोरी के कारण 1333 में इसका पतन हो गया। भाग 5, आशिकागा शोगुनेट और सेनगोकू काल। कामाकुरा शोगुनेट के पतन के बाद जापान राजनीतिक अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर गया। 1338 में आशिकागा ताकाउजी ने आशिकागा शोगुनेट की स्थापना की। हालांकि आशिकागा शोगुन अपने पूर्ववर्तियों जितने शक्तिशाली नहीं थे। वे शक्तिशाली डेम्यो या सामंती लॉर्ड्स को नियंत्रित करने में असमर्थ थे, जिन्होंने जापान के ज्यादातर हिस्से पर राज किया था। आशिकागा शोगुनेट डेम्यो के बीच लगातार युद्ध से चिह्नित था। यह काल, जिसे सेनगोकू काल या युद्धरत राज्यों का काल कहा जाता है, 15वीं शताब्दी के मध्य से 16वीं शताब्दी के अंत तक चला। यह बड़ी अराजकता और रक्तपात का समय था। हालांकि यह महान सांस्कृतिक रचनात्मकता का भी समय था। भाग 6, एकीकरण और तोकुगावा का उदय। 16वीं शताब्दी के अंत तक जापान दशकों के युद्ध से थक चुका था। देश एकीकरण के लिए तैयार था। इसे हासिल करने के लिए 3 शक्तिशाली डेमियो उभरे: ओडा नोबुनागा, टोयोटोमी हिदेयोशी और तोकुगावा इयासु।
ओडा नोबुनागा एक शानदार सैन्य रणनीतिकार थे। उसने मध्य जापान के ज्यादातर हिस्से पर विजय प्राप्त करके जापान को एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की। 1582 में नोबुनागा की हत्या के बाद उसके सेनापति टोयोटोमी हिदेयोशी ने उसका काम जारी रखा। हिदेयोशी ने 1590 में जापान का एकीकरण पूरा किया। उसने कोरिया पर 2 असफल आक्रमण भी शुरू किए। 1598 में हिदेयोशी की मृत्यु के बाद तोकुगावा इयासु ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसने 1600 में सेकीगाहारा के युद्ध में अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया। इस जीत ने उसे जापान का निर्विवाद स्वामी बना दिया। इयासु ने तोकुगावा शोगुनेट की स्थापना की, जिसने अगले 250 वर्षों तक जापान पर राज किया। भाग 7 सामुराई की विरासत। तोकुगावा शोगुनेट जापान में शांति और स्थिरता लेकर आया। इसने समृद्धि के एक नए युग की भी शुरुआत की। हालांकि तोकुगावा शोगुन देश को सेनगोकू काल की अराजकता में लौटने से रोकने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने एक कठोर सामाजिक पदानुक्रम स्थापित किया, जिसके शीर्ष पर सामुराई थे। सामुराई को अब आपस में लड़ने की अनुमति नहीं थी। इसके बजाय उनसे प्रशासक और नौकरशाह के रूप में सेवा करने की उम्मीद की जाती थी। कई सामुराई को जीवन के इस नए तरीके के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल हुई। तोकुगावा शोगुनेट ने जापान को बाहरी दुनिया से भी बंद कर दिया। इस नीति ने जापानी संस्कृति को संरक्षित करने में मदद की, लेकिन देश के तकनीकी पिछड़ेपन का कारण भी बनी। 19वीं शताब्दी में तोकुगावा शोगुनेट को उखाड़ फेंका गया। जापान को पश्चिम के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। सामुराई वर्ग को समाप्त कर दिया गया और जापान ने तेजी से आधुनिकीकरण का दौर शुरू किया। सामुराई भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी विरासत आज भी जापान में जिंदा है। बुशिडो सम्मान संहिता आज भी जापानी संस्कृति को प्रभावित करती है। सामुराई तलवारें और कवच संग्रहकर्ताओं द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, और सामुराई की कहानियां आज भी किताबों, फिल्मों और टेलीविजन शो में सुनाई और दोहराई जाती हैं।